नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, लेकिन ये चुनाव किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत लेकर आया है व्यूअर्स, क्योंकि यूपी से लेकर हिमाचल तक खेला गजब का हुआ है। और आज पॉलिटिकल इवेंट का दिन था। यूपी में अखिलेश यादव अपनों के शिकार बन गए, वहीं हिमाचल में सुक्खू बीजेपी कांग्रेस सरकार अपने विधायकों की नाराजगी से उसे जबरदस्त नुकसान हुआ। सूत्रों का बहुत बड़ा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या लोकसभा चुनाव से ऐन पहले विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती अपने घर को संभालने की बन गई है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में, अर्थात मंगलवार एडिशन में, ट्यूसडे एडिशन में आज हेवी पॉलिटिकल डे है। तीन राज्यों में राज्यसभा के लिए वोटिंग का दिन आया तो विपक्षी गठबंधन के लिए नई मुसीबत लाया। उत्तर प्रदेश से हिमाचल तक विपक्ष में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई और नतीजे आते इससे पहले ही विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार भी कर ली। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। कितने में खरीद फरोख्त हुई है जी? पता नहीं, आप पूछ लो, बता देंगे। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। यह जरूर उजागर हो गया कि समाजवादी पार्टी कुनबे में अंतर कलह का स्तर क्या है। हिमाचल में तो हाल ऐसा हो गया कि बीजेपी वहां कांग्रेस की सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उसके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। क्रॉस वोटिंग भले ही हिमाचल और उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन असर बिहार तक दिखा, क्योंकि बिहार में आरजेडी का एक और कांग्रेस के 2 विधायक पार्टी की लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो छल और गद्दारी दोनों कहिएगा। प्रलोभन की दुनिया बड़ी आकर्षण वाली होती है। गद्दारों की फहरिस्त में अपना नाम लिखाने में बहुत लोगों को मजा आता है। उधर महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के बाद मराठवाड़ा के बड़े चेहरे बसवराज पाटिल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि बसवराज पाटिल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ने का मूड बना चुके हैं, जिनमें कई दिग्गज चेहरे भी हैं। लेकिन एक तरफ विपक्ष में भागम भाग है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। मोदी से नफरत, उसके नाम पर एकजुट हुए इंडी गठबंधन के लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इन्हें बस एक ही चिंता है कि कैसे इनके परिवार की दुकान चलती रहे। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि बाहर की पार्टियों को जोड़ने में जुटा विपक्ष क्या खुद अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गठबंधन का मेला घर में ही खेला। आइए विपक्षी मेले का, सियासी खेल का विश्लेषण आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जो खेला है ये जबरदस्त हुआ है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है, जो अभी तक की जानकारी है। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप ने इस्तीफा दे दिया है। तीसरे राज्यसभा एमपी की उम्मीद पर पानी फिर गया है। अखिलेश बोले ईमानदारी जांचने के लिए था तीसरा उम्मीदवार, यानी पहले शॉर्ट थी समाजवादी पार्टी की तीसरा कैंडिडेट जीत रहा है, लेकिन हवा का रुख बदला। कल शाम तक लगा 5 विधायक, 6 विधायक हैं, सुबह पता लगा 7 विधायक हैं और कहानी ये 9 विधायकों तक जा सकती है। यानी तीसरा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का
हार सकता है, लगभग ये तय है। अब हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। कुल विधानसभा सीट यहां पे 68 है। कांग्रेस के 9 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग करी है। बीजेपी, कांग्रेस के पास एमएलए 40 है। 9 अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो कांग्रेस का नंबर हो जाता है 31, बीजेपी के एमएलए है 25। और यहां पर एक बड़ा आंकड़ा जो है, 3 विधायकों का आंकड़ा जो है वो एक्स्ट्राज भी है, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसको कह सकते हैं, तो वो अगर जुड़ेगा और बहुमत का आंकड़ा 35 है तो यहां बहुत बड़ा खेल होता हुआ दिख रहा है। यहां सुक्खू सरकार खतरे में आ गई है, यानी कैंडिडेट तो राज्यसभा का नहीं जिता पा रहे हैं लेकिन सरकार भी खतरे में आ गई है। यानी कितनी पकड़ कमजोर है, यानी विपक्ष में रहते हुए तो लोग जा ही रहे हैं, सरकार में रहते हुए भी लोग अगर पार्टी के विप को दरकिनार करके दूसरी तरफ वोट कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा। और खुद सीएम ने एक्सेप्ट करा ऑन कैमरा कि कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है। ये कुछ लोग नहीं है, पूरे के पूरे 9 एमएलए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कैंडिडेट पे खतरा मंडरा गया है। बढ़ता हूं मैं आगे, बिहार की मैं बात कर लेता हूं। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, आरजेडी का 1 एमएलए भी शामिल हो गया है, यानी यहां पर भी बहुत बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र की मैं बात करता हूं। बसवराज पाटिल का कांग्रेस से इस्तीफा है। मराठवाड़ा के बहुत बड़े नेता है, बहुत दिग्गज नेता है बसवराज पाटिल, लेकिन बड़ा सवाल है क्या 2024 का गणित सुलझाने में जुटा विपक्ष घर के गणित में उलझ के रह गया है? ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और बहुत बड़ी खबर है, हिमाचल में सुक्खू सरकार पे खतरा। हमारे पास विधायकों के नाम है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। एक मंत्री भी पलट सकता है। हिमाचल प्रदेश पर सबसे बड़ी खबर है, सिर्फ खतरे में है सुक्खू की सरकार, यानी हिमाचल सरकार पे एक बहुत बड़ा खतरा है। कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, यह बड़ी खबर है। बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं कई विधायक, यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। पूरे उत्तर भारत के अंदर अगर कहीं कांग्रेस की सरकार है तो वो हिमाचल में है, लेकिन वहां पर सरकार से विपक्ष में विधायक जाना पसंद कर रहे हैं, यानी अल्पमत में है क्या सुक्खू सरकार? बीजेपी ने कहा है कि बजट में हमने जब डिवीजन मांगा तो सरकार भाग खड़ी हुई, डिवीजन नहीं करवाया गया। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पे बहुत बड़ा खतरा है। एक मंत्री का भी जाना तय माना जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से सुक्खू सरकार के ऊपर। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ राजेश गुप्ता है, मेरे साथ मनोज यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के शहजाद पूनावाला है। विवेक श्रीवास्तव, ये हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में 9 विधायक, उत्तर प्रदेश में 7 विधायक और सुक्खू सरकार में 9 विधायक, इंक्लूडिंग 1 मिनिस्टर। नहीं, ये घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हार की कगार में है। 2024 में नर्वस हैं। बहुत बड़ी आइडियोलॉजी की पार्टी बनती है, राम राज्य लाने वाले हैं, धर्म को बचाना है। कहां है धर्म? किसी भी पार्टी के किसी को भी तोड़ लेते हो, आइडियोलॉजी कहां है आपकी? ये नर्वस हैं, ये डरे हुए हैं, पार्टियों में सेंध लगा रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, सीबीआई ईडी का डर दिखा रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, ये सब एक्सपोज होंगे जनता के सामने। देखिए, इनकी क्रेडिबिलिटी दिख रही है और मुझे खुशी है ये कर रहे हैं ये, लेकिन एलानिया तौर पे कर रहे हैं। एक बात बताइए, एलानिया तौर पे कर रहे हैं। अगर विधायकों ने वोट डाला है तो एलानिया तौर पे डाला है, चोरी छुपे तो डाला नहीं है। बकायदा उत्तर प्रदेश में तो इस्तीफे दिए गए हैं, चीफ विप इस्तीफा देके चला गया है। क्या आपको लगता नहीं जब आपसे अपना घर नहीं संभल रहा और आप बात कर रहे हैं बाहर की? जी देखिए, आपका शो सबसे चर्चित शो में से आता है इस देश के अंदर, और इसके अंदर रेगुलरली हम लोग सुनते हैं जब भाजपा के प्रवक्ता आते हैं और प्रवचन देते हैं तो कहते हैं साहब संघ की एक आइडियोलॉजी है, देश इस तरीके से होना चाहिए, ये हमारा मॉडल है और समाजवादी पार्टी ऐसी है, लेफ्ट इतना खराब है, कांग्रेस इतनी बुरी है। ये इनका एक नैरेटिव चलता है। उसी में से तोड़ तोड़ के आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज करके सरकारें बनती हैं। इनके लोकसभा में 100 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट अन्य पार्टियों के हैं। वेयर इज द आइडियोलॉजी? और ये इनके खात्मे की शुरुआत है। ये आरएसएस और संघ की आइडियोलॉजी के खात्मे की शुरुआत है। जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अपनी आइडियोलॉजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं शहजाद पूनावाला की तरफ जाता हूं। शहजाद पूनावाला, ये राज्यसभा चुनाव था, आपने एक सरकार को, अब आरोप है विपक्ष का कि एक सरकार को अल्पमत में डालने का प्रयास हुआ है। मैं अभी जयराम ठाकुर जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कि यह सरकार मैंडेट खो चुकी है। हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आज डिवीजन मांगा गया जिसको अवॉइड करा सीएम ने हिमाचल के अंदर। अमीश जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर यह सवाल प्रियंका वाड्रा से पूछिए।
मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं, आज कर्नाटका में एक हमारे विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट दिया। Yes. तो अमित जी क्या किया उन्होंने कांग्रेस का भाजपा का वोट लेने के लिए, जरा वो बता दीजिए। और देखिए, अंतरात्मा और क्रॉस वोटिंग नहीं, ये क्रॉस कनेक्शन है। जैसे ही ये जोड़ी साथ में आई, ये दो लड़कों की जोड़ी 3 वोट नहीं जुड़ा पाई उत्तर प्रदेश में। अब इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार? क्या मनोज पांडे ने नहीं कहा था कि राम मंदिर को लेकर जो टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं गलत है? कोई उन्होंने बातें सुनी? पूजा पाल ने नहीं कहा था कि अतीक अहमद को किस प्रकार से आप लोग एक प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं, और अतीक अहमद का जिस फिर हाल हुआ तो योगी जी को उन्होंने क्रेडिट दिया? क्या आपने पूजा पाल की बात सुनी? तो आप अगर पूजा पाल से लेकर मनोज पांडे की बात नहीं सुनोगे, आप अगर हिमाचल में परिवार की जो प्रतिभा सिंह परिवार की बात नहीं सुनोगे, तो आपके साथ ये होना। हमें वेट कर रहे थे क्या? पहले चले जाते, अगर जाना था तो पहले चले जाते ना। हमको क्या पूछ रहे हो भाई? प्रियंका से पूछो, आज जब प्रियंका वाड्रा से पूछो, प्रियंका वाड्रा से पूछो। देखिए विवेक अभी प्रियंका वाड्रा से क्या पूछना है? आप तो अभी शहजाद पूनावाला पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, अभी शहजाद पूनावाला पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक लिस्ट है। अब कांग्रेस के विधायक जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो नाम सोर्सेस के हवाले से है: राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि कुमार, आईडी लखनपाल, चैतन्य ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, एक निर्दलीय विधायक है आशीष शर्मा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर। अब सुक्कू कह रहे हैं कि किडनैपिंग हो गई है इन विधायकों की। अब ये सुक्कू जी का आरोप है, हिमाचल के सीएम का आरोप है कि किडनैपिंग हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्कू का बहुत बड़ा दावा है कि विधायकों की किडनैपिंग हो गई है। हमारे एमएलए को किडनैप कर लिया गया है। ये सुक्कू जो कि सीएम है, हरियाणा पुलिस विधायकों को किडनैप करने के लिए कहीं ले गई है, पंचकुला लेकर चली गई है पुलिस। ये सीधा आरोप है शहजाद पूनावाला। पुलिस के साथ सीआरपीएफ भी थी। ये बहुत बड़ा आरोप है सुखविंदर सिंह सुक्कू का। हिमाचल प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की एक सरकार बची है, लेकिन हमने सोचा था, सुना था कि विपक्ष के लोग सरकार में आते हैं, लेकिन यह पहला इंसिडेंट है जहां सरकार के लोग विपक्ष के साथ चले गए हैं। यानी राज्यसभा कैंडिडेट तो हार ही रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन सरकार भी जा रही है कांग्रेस की। शहजाद पूनावाला, आप लोग कर क्या रहे हैं? ये हो क्या रहा है? ये सुखविंदर सिंह सुक्कू का गंभीर आरोप है। अमीश जी, ये आरोप मान लीजिए कि जहां पर हमारी राज्य सरकार होती वहां लगाते तब तो समझ में आता। कानून व्यवस्था इनकी इतनी गई गुजरी है कि इनके विधायकों को कोई किडनैप कर रहा है इनके राज्य से, वो भी उस समय पर जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही है। मतलब अमीश जी, आज सरकार ने नैतिक अधिकार भी खोल दिया। संख्या बल तो खो ही दी, पर नैतिक अधिकार भी नहीं है इनके पास गवर्न करने का, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरे नाकों तले मेरे विधायकों को कोई किडनैप कर रहा है, और देखिए हम तो विपक्ष में हैं, हम तो कमजोर है, हम तो केवल जनता की आवाज है, तो विपक्ष में हम किडनैप कर रहे हैं इनके राज्य में, तो कैसे हो सकता है? इसका मतलब आज नैतिक आधार और संख्या का आधार दोनों चला गया है। तुरंत सुक्कू जी को इस्तीफा देना चाहिए और प्रियंका जी को पूछना चाहिए ऐसा क्यों किया। जी मेरे साथ मनोज यादव है, मैं उनका भी रुख करता हूं। मनोज यादव, आपको लग रहा था कि आपके विधायक चले गए हैं, यहां तो एक सरकार जा रही है, क्या आपको लगता है कि आप अपने घर को ही नहीं समझ पाए? क्योंकि आपके अलायंस भी आप पे यही आरोप लगाते रहे कि पीडीए का कैंडिडेट ही नहीं था। जया बच्चन बाहर की कैंडिडेट थी, आपने एक और कैंडिडेट को दिया, वो बाहर का कैंडिडेट था। तो क्या आपको लगता है कि जो एक लोकल फैक्टर था, एक विधायकों के जो मन की बात थी, अंतरात्मा की आवाज थी, उसको आप सुन नहीं पाए, इसलिए हश्र हो रहा आज? मनोज जी। आमिश जी, आमिश जी, एक लाइन की एक शेर है कि हुकूमत से अगर एजाज चाहते हो, घनघोर अंधेरा है लिखो रोशनी है। हमारे पर और हमारे नेता पर इस देश के और उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत भरोसा है। जो लोग गए हैं, और भी जो साथी बता रहे थे कि कितना कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे सरकारों में, दूसरे राजनीतिक दलों में, इसी उत्तर प्रदेश में अभी चौथी बार जो डीजी हैं वो परमानेंट डीजी नियुक्त नहीं हुए हैं। तो इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार में और केंद्र की सरकार में क्या दिक्कत है कि यहाँ अस्थायी उत्तर प्रदेश जो देश का संख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है, वहां पर अस्थायी डीजी नहीं नियुक्त हो पा रहे हैं। ये अपना नहीं बताएंगे। जो हमारे लोग गए हैं, आपसे बता रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग गए हैं, उनके जाते ही पूरे उत्तर प्रदेश में और उनके विधानसभा क्षेत्रों में, और आपको आश्वस्त कर रहे हैं, और देखिएगा कि वो फिर कभी विधानसभा का मुंह नहीं देख वो ये सही बात है। हमारे नेता ने कहा कि जब हम तो डेली मनोज यादव जी, आप साथ सम्मान, हम तो डेली डिबेट करते हैं,
जब वो होगा तब भी चर्चा करेंगे। आज तो चर्चा है जो आपके साथ खेला हुआ है उसकी। क्या आपको लगता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं थी? द पॉइंट इज दिस, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। क्या ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी, जैसे हिमाचल की सरकार को नहीं पता थी? नहीं, ग्राउंड रियलिटी एकदम पता थी। मैं समझूंगा कि थोड़ा संवाद आप सुनेंगे भी, विपक्षियों को भी थोड़ा सुनिए, उससे स्तुति गान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा। सरकार जानती है कि कौन किसका वैचारिक रूप से साथी है, कौन पत्रकार के रूप में भी प्रवक्ता है। सरकार और उत्तर प्रदेश और देखिए मनोज जी सर्टिफिकेट, मनोज जी आप काहे सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप अपने विधायकों को तो सर्टिफिकेट देना पाए, अब हमें दे रहे हैं। सुनिए तो, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको। सुनिए तो, आप तो कमाल की बात करें। मैं आपसे सवाल तार्किक सवाल पूछ रहा हूं। अगर मेरे सवाल पूछने में आपको, अगर मेरा सवाल भारी लग रहा है तो बोल दीजिए अमीश भाई ये सवाल मत पूछिए, मैं ये जवाब नहीं मैं दूंगा। नहीं, बिल्कुल सवाल आपका बहुत आसान है, बहुत आसान। दीजिए जवाब, बहुत आसान सवाल का तो अच्छा जवाब होना चाहिए। छक्का मारिए, मैं चाहता हूं कि मेरे मेहमान अच्छा बोले। उस सरकार और उस सरकार के नेता और उस पार्टी से कौन सी सूचिता करेंगे जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चंडीगढ़ में क्या हुआ, उसने कहा। अब उस पर लोगों ने थूका, अब चाटने को बाकी रह गया। जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगा इस देश के लोगों से कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने अनिल मसीह जैसे लोकतंत्र के लुटेरे को लगाया हुआ था कि लोकतंत्र लूटा जाए? इसी उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ, कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के लोगों को लगातार जेल भेजा जा रहा है, लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में नौजवान जब रोजगार मांगता है, जो सरकार कहती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, या यहाँ लेकिन मनोज यादव, मैं फिर पॉइंट पर आता हूं, मैं फिर पॉइंट पे आता हूं, मैं फिर पॉइंट पे आता हूं। मेरे साथ शहजादपुरा वाला भी पेपर सच्चाई से नहीं करा सकती। जी शहजादपुरा वाला ये दबाव का खेल है, ये दबाव का खेल है, ये दबाव का खेल है, ये प्रेशर का खेल है, ये ईडी का खेल है, ये सीबीआई का खेल है, ये प्रशासन का खेल है, ये पुलिस का खेल है, और इसीलिए खेला है। तो मुझे बता दीजिए कि जब 4 एमएलए एमआईएम के आरजेडी में जाते तो वो दबाव का खेल था, जब 6 बसपा के एमएलए कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में उनको ले लिया, शामिल कर दिया तो दबाव का खेल था, जब उद्धव सेना को ले लिया तो वो दबाव का खेल था, जब आपने कर्नाटका में एक विधायक से वोटिंग करवा दी तो वो दबाव का खेल था। या आपको जैसे देखना है वैसे देखना है। और दूसरी बात, अमीश देवगन के लिए बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं, पर अमीश देवगन ने राज्यसभा नहीं ली सागरिका की तरह, 2 BHK नहीं लिया रोहिणी सिंह की तरह, और कोई सुप्रिया श्रीनेत की तरह प्रवक्ता नहीं बन गए, एक दिन प्रवक्ता एक दिन पार्टी और एक दिन जर्नलिस्ट। तो कृपया करके जर्नलिस्टों को सर्टिफिकेट बांटना बंद कीजिए मनोज काका। अमीश देवगन बनने की आपकी हैसियत नहीं है, अमीश देवगन बनने की हैसियत नहीं है आप लोगों की। अब कल कहां क्या हो जाएंगे आप जैसे लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। मनोज जी वो आपके बीच में नहीं बोले, कभी कांग्रेस के ये अंडरस्टैंडिंग रख लेते हैं दोनों। और देखिए मेरा निवेदन है मनोज यादव एक एक करके ना आप भी अपनी बारी में बोलिए, वो भी अपनी बारी में बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उनके बीच में ना बोले। मेरा निवेदन स्वीकार करें, और आप दोनों मेरे लिए सम्मानित मेहमान हैं, प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करें। स्वीकार है आपका। जी शहजादपुरा वाला मेक योर पॉइंट। मनोज और अखिलेश शहजादपुरा वाला अखिलेश यादव ने बोला हमने तीसरा कैंडिडेट टेस्टिंग के लिए खड़ा करा था कि कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है, हमें पता था कुछ होने वाला है। अखिलेश यादव सेड ऑन रिकॉर्ड। अखिलेश जी अच्छा देखिए, अखिलेश जी को मतलब अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है कि अभी वो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टिकट कैसे दे दिया ऐसे अनटेस्टेड लोगों को? मतलब ऐसे अपने लोगों का अपमान करते हैं, बिकाऊ बोल देते हैं, चरित्रहीन बोल देते हैं डरपोक है। तो ऐसे लोगों को टिकट काहे दिया भाई? आप टिकट ही नहीं देते। अब टेस्ट करने की बारी टिकट देने के बाद, एक एक को मंत्री बनाने के बाद। वाह वाह। और देखिए मनोज काका जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मनोज यादव नहीं, मनोज काका है। मनोज जी कम से कम पत्रकारों को हम इसके बाहर रख दें तो बेहतर होगा। आपका इतिहास बड़ा कलंकित है, आपका इतिहास कलंकित है। सागरिका घोष, रोहिणी सिंह, ये सारे नाम याद रखिए। जी जरा उनको याद रखिए। नहीं मुझे लगता है नेम ड्रॉप, मुझे लगता है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। नेम ड्रॉपिंग हम बंद करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर आता हूं विषय पर आते हैं। मनोज यादव, एक जो बड़ा पॉइंट है और वो सवाल वाजिब है कि जब अखिलेश जी कहते हैं कि हमने टेस्टिंग करी थी, तो क्या ये टेस्टिंग हो रही थी तीसरा कैंडिडेट देकर? बीजेपी ने तो 8th कैंडिडेट बाद में उतारा अपना, जब आपके यहां पर पल्लवी पटेल नाराज होकर घूमने लग गई, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि कई विधायक वोट नहीं डालेंगे, उसके बाद डाला, जब सलीम शेरवानी ने खत लिख दिया, 2 राष्ट्रीय महासचिव पार्टी छोड़ के चले गए। तो पॉइंट तो यह था कि आपको अपने घर का पता नहीं था क्या हो रहा है।
ये सवाल खड़ा होगा, आपके कार्यकर्ता भी आपसे पूछेगा। मनोज यादव, देखिए अमीश भाई, हमारे घर में बहुत लोकतंत्र है और आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे कि गगरियों के टूटने से पनघट का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। ये वो एक जो शेर है कि खामोश बन के जिसकी हिफाजत समा करे वो रोशनी क्या बुझेगी, जिसे वो समा क्या बुझेगी जिसे खुदा रोशन करे। तो वो समाजवादी पार्टी विचारधारा की पार्टी आज पूरे देश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के विमर्श का, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हक हकूक की अगर कोई बात कर रहा है तो एक शख्स है, माननीय अखिलेश यादव जी है, उनकी विचारधारा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां हाल ही में अभी घोसी में भारतीय जनता पार्टी को 20% वोटों से हराया है, 20% से। और इस देश में कोई नेता ऐसा है जो आए दिन बदलता है, लोगों पे आंचल लगाता है। अब 10 साल के आप अपने भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ लीजिए कि आपने 10 साल में क्या करा। राम मंदिर बनवाया मैंने, मंदिर बनवाया। आपने पूछा आपने रोजगार कितना दिया, मंदिर बनवाया मैंने। आपने अभी पूछ लिया नौजवानों ने कि आपने यूनिवर्सिटी कितना बनवाया, मंदिर बनवाया मैंने। भूखमरी है, बेरोजगारी है, मंदिर बनवाया मैंने। तो जी जवाब ले लेते हैं। मंदिर नहीं होता, और मंदिर इस देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना। और प्रधानमंत्री मनोज यादव एक सेकंड, मनोज जी वाणी को विराम। अब जवाब, अब दूसरे खेमे का जवाब जरूरी है, दूसरे खेमे का जवाब जरूरी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर एक और आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर एक और आ रही है, मैं उस खबर पे भी आऊंगा। खबर है सूत्रों के हवाले से, ये बहुत बड़ी खबर आ गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी से दरकिनार हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में बड़ी टूट संभव है। इससे पहले अशोक चव्हाण, बसवराज पाटिल, मराठवाड़ा के सबसे कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और भी कई नेता छोड़ सकते हैं। इस समय सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कुछ नेता शिवसेना शिंदे गुट के साथ भी जा सकते हैं, कुछ नेता शिवसेना शिंदे गुट के साथ भी जा सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। यह समय की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से पार्टी के चीफ व्हिप ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया, सूत्रों के हवाले से खबर है क्रॉस वोटिंग की संख्या बढ़ सकती है और बीजेपी अपना 8वां कैंडिडेट संजय सेठ जीत सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर है। वोटिंग फिर शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा कर दिया है कि हम 8 राज्यसभा जीतेंगे और 24 में 80 जीतेंगे। जय बीजेपी और तय बीजेपी। मैं सीधा शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं। शहजाद पूनावाला, रिएक्शन आपका मनोज यादव की बात पे। मनोज जी, मनोज माफ करिए, मनोज तक आवाज नहीं जा रही, शहजाद तक आवाज नहीं पहुंच रही। शहजाद पूनावाला, मेक योर पॉइंट। सॉरी, आगे अमीश जी। अमीश जी सवाल नहीं सुन पाया हूं, सवाल करिए। शहजाद पूनावाला, आपसे सवाल है मेरा। मेरा ऑडियो बड़ा खराब है अमीश जी। हाँ अमीश जी, मैं जवाब दे दूं जी। अमीश जी, अभी इन्होंने एक शायरी सुनाई। शायरी तो ये है कि तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं, पर हैरत की बात यह है कि तुम्हें यकीन नहीं। अब बताइए, महाराष्ट्र में कई दिन पहले विधायक दल की बैठक से कई इनके नेता, चाहे अमित देशमुख हो, संग्राम तोपटे हो, ये गायब रहे। इसमें हमारा क्या लेना देना? आपको ये पता नहीं था क्या? दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विचारधारा, कल तक चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज कह रहे थे, उनको लिपट लिया। ऐश्वर्या राय को जिसने नाचने वाली कहा, और जय बच्चन की पुत्र वधू है, उसके विषय में आप एक बात नहीं बोलते। वाराणसी की जनता को नशेड़ी कह दिया, आपके मुंह से एक बात नहीं निकलती है। मनोज काका एक ऐसी विचारधारा है कि जिन लोगों ने पीडीए का सबसे ज्यादा नुकसान किया, नेहरू जी ने तो रोक लिया था कास्ट सेंसस, आज भी कर्नाटका में एक कास्ट सर्वे कराने के लिए तैयार नहीं है। आज भी जिस प्रकार से इन्होंने मंडल कमीशन को रोका, उसको आपने दरकिनार करते इनके साथ गठबंधन कर दिया। और आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। छोड़िए मनोज जी, आप मनोज जी छोड़िए मनोज जी, कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो ये कहिए कि ये गलत है, ये सरासर झूठ। आदित्यनाथ की सरकार है, योगी अमीश जी मैं इस पे जवाब दे दूं। अमीश जी मैं इस पे जवाब दे दूं। अमीश जी मैं इस पे जवाब दे दूं। अमीश जी अभी आप एक फैक्ट चेक कराइए। अमीश जी कृपया करके एक एक करके, अमीश जी कृपया करके एक एक करके जवाब ले लीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट है अमीश जी। अमित जी आप अभी लाइव फैक्ट चेक कराइए। सवाल ही तो है। अमित शाह जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। में आरओ पेपर लीक बंद होगा। एक सेकंड मनोज यादव एक सेकंड। सवाल है, सवालों का जवाब दीजिए आप।
मनोज यादव एक सेकंड आप बीच में टोका टाकी मत कीजिए ना मनोज जी पर, यह थोड़ी ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। आपने सवाल पूछा तो धैर्य भी रखिए जवाब सुनने का। आप लगातार बोलते रहेंगे कि हम भी लगातार बोल सकते हैं। सवाल और अच्छा मैं एक सेकंड मैं दोनों को रोक रहा हूं। राजेश गुप्ता आप क्या कहना चाहते हैं जो हिमाचल में हो रहा है, जो यूपी में हो रहा है और जो कर्नाटक में हुआ? कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, बीजेपी के एमएलए ने कांग्रेस के लिए वोट डाल दिया है। देखिए, हम तो हमेशा से वही कहेंगे जो हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि ये जो होता आ रहा है कि जो सत्ता के अंदर है वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहो, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग किसी पार्टी के ऊपर चुनाव लड़के आते हैं, जीतते हैं, एक पार्टी ने आपको टिकट दी, आपने अपनी विचारधारा लोगों के सामने, जनता के सामने रखी, उसके बाद में आप इस तरीके से एक पार्टी से दूसरा, कभी कभी तो बिल्कुल विरोधाभासी विचारधारा में भी चले जाते हैं। बड़ा अजीब सा फील होता है सब कुछ देख के, सुन के। मैं 2 बार का विधायक हूँ, आप जानते हो, और मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं। हालांकि हमारी पार्टी तो राइट इन बिटवीन है, ना तो आप मुझे लेफ्ट कह सकते हैं ना राइट कह सकते हैं, राइट इन बिटवीन चलते हैं कि स्कूल की, हॉस्पिटल की सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी है। लेकिन बड़ी अजीब सी बातें हैं। हालांकि आप जानते हो सेंटर के तो जो डर है, अब आप देखिए, लेकिन हिमाचल के अंदर तो कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के विधायक गायब हो गए। कांग्रेस के विधायक बीजेपी के साथ जा रहे हैं। 7-20 से पहले तो झटका है। कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं रही थी हिमाचल में। अमीश भाई, 7-20 से पहले आप मुझको सुनते नहीं, मुझे कम से कम 1 मिनट तो दे दो। जी। शहजाद को बहुत टाइम मिल जाता है यार, हमको भी थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। मेरा ये कहना है, देखिए कि केंद्र में तो आप जानते ही हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि उनके पास में 39 घटक दल के अलावा 4 और हैं, एक ईडी, एक सीबीआई, एक इनकम टैक्स है, और वो पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा जो आया, जो बताओ कहां से आया। उन चारों का वो दुरुपयोग करते हैं। अब स्टेट के अंदर भी कोई ना कोई सरकारें उसको यूज कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी जिस लेवल पे ये काम को कर रही है, आप देखिए स्टेट दर स्टेट जिस तरीके से इस कामों को करा जा रहा है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हो, अभी आपने बताया कि मराठवाड़े में और कुछ लोग जाने वाले हैं। अब आप देखिए, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, पेट नहीं भरा, उसके बाद में एनसीपी को तोड़ लिया, पेट नहीं भरा, अब कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। मेरा बस एक सवाल है, आज 150 से ऊपर सांसद कांग्रेस के आए हुए हैं जो आज भाजपा के अंदर है, तो क्या आज ये कांग्रेस मुक्त भारत है या ये भाजपा मुक्त भारत है जिसमें कांग्रेस जवाब शहजादपुरा वाला जवाब बैठे हुए हैं? शहजादपुरा वाला जवाब, शहजादपुरा वाला शार्प रिप्लाई। नाउ योर टर्न। मैंने राजेश जी की पूरी बात सुनी। राजेश जी पूरा उत्तर सुनिए, सुनिए। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अमीश जी आप बीच में मत बुलवाइए। अमीश जी पार्टी की तरफ से बैठते हो। अमीश जी ये तरीका नहीं है भाई। अमीश जी क्या तरीका है भाई, मेरे हर जवाब में इंटरप्शन। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। अमीश जी दिस इज नॉट फेयर। शहजाद बोलिए, आप बोलिए। बोलो। नहीं अमीश जी प्लीज बोलो। एक तो ये है कि राजेश जी आपकी 1 सीट है, हमारी 303 है, समय फिर भी आपको उतना ही मिलता है जितना हमें मिलता है, तो प्लीज बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, बच्चों की सौगंध खाते कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। सोनिया गांधी को जेल भेज देना चाहिए। सोनिया गांधी भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि आपने शराब में दलाली की है, शराब घोटाला किया है। ये एक दूसरे के प्रति बोलने के बाद एक दूसरे के साथ गठबंधन में आते हैं और ईडी सीबीआई का बात करते हैं। तो राजेश जी बताइए, छत्तीसगढ़ में तो आपने ईडी की मांग की थी कि वो गिरफ्तार करे राहुल गांधी को शराब घोटाले में और भूपेश बाघेल को, तो तब ईडी ठीक थी। और इन लोगों ने एक मांग की थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करे, तब ईडी ठीक थी। अरे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ का वर्डिक्ट आप कोट करते हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी सही काम कर रही है, तब आप नहीं कोट करते। मतलब अपने अपने हिसाब से कोट करना। जवाब दे दूं। दूसरी बात, आप बताइए ना आज कि आपको इतना डर है। राजेश जी 10 सेकंड और 15 सेकंड और मैं राजेश जी बताइए कि अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर राजनीतिक पटल पर आए तब लालू को करप्ट बोलते थे ना। लालू तो कन्विक्टेड करप्ट है। ईडी सीबीआई का केस छोड़िए, कन्विक्टेड करप्ट है। उस पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? पवन मुड़ी तो कन्विक्टेड करप्ट है, उस पर क्या स्टैंड है? छगन भुजबल, अशोक चौहान, ये सब छोड़िए, ये कन्विक्टेड करप्ट है, इस पर स्टैंड बताइए। शहजाद, मैंने आपसे एक बात रखी थी, आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया और मैं समझ सकता हूं क्योंकि जवाब आपके पास में है नहीं। अगर आपने जो मुझसे बात पूछी तो नीतीश कुमार जी को मानसिक असंतुलन खोने वाला आपके नेताओं ने बताया जब उन्होंने विधानसभा के अंदर एक भाषण दिया महिलाओं के ऊपर। ब्रजभूषण सिंह जी के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? आपकी आवाज निकलती नहीं है उसके अंदर। आप महबूबा मुफ्ती जी के साथ में सरकार बना चुके हो, फारूक अब्दुल्ला जी से बात कर रहे हो, आप वो लोग हो। आपने अकालियों के साथ में समझौता तोड़ा। आप आईटी सेल में रोल लिखते हो, किसान आतंकवादी खालिस्तानी, उनके साथ में फिर बातें किस लिए करते हो? आपने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला करा, उसी अजीत पवार को आपने अपनी पार्टी में लेकर उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप क्या बात करते हो यार?
आप अपने आप को 400 कहते हो, 400 पार करोगे तो फिर आपको सबकी जरूरत क्यों है? सबके पैर क्यों पकड़ रहे हो? क्यों दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हो? आप अपनी विचारधारा को लेके जाओ ना, इतनी अच्छी विचारधारा है तो लोग वोट कर देंगे आपको। लेकिन ये डर है, तुम जानते हो शहजाद के हालात खराब है, तुम हर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। और मैं बार बार कहता हूं, मैं तो यार तुम्हारे लिए सोच रहा हूं कि तुम्हारा भला कब होगा। दूसरी पार्टी को नेता आ जाएंगे, अरे मैं 2 बार का विधायक हूं, मेरे को ले लोगे तो तुम्हारा नंबर कब आएगा? मेरे भाई तुम्हारा नंबर भी तो आना चाहिए ना। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम्हारे करोड़ों कार्यकर्ता है जो इस समय की बहुत बड़ी खबर, इस समय की बहुत बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा है कि बीजेपी 8 राज्यसभा सीटें जीतना बीजेपी का तय है और 2024 में 80 लोकसभा नरेंद्र मोदी की झोली में हम डाल के देंगे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ये बड़ा दावा कर रहे हैं। जय बीजेपी तय बीजेपी। और न्यूज मेकर केशव प्रसाद मौर्य मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। पहली बार यह मौका है कि राज्यसभा चुनाव के बीच में और उनके नतीजे लगभग जब हमारे सामने आ रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव हैं न्यूज 18 पर। केशव जी, कितने विधायक सपा के क्रॉस वोटिंग कर गए हैं बताइए? ये तो उनकी संख्या अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ लगातार कि बहुत लोगों के ध्यान में ये आया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश के हित में अच्छा काम कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लिया है। तो लोगों के मन में आया कि भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में खड़े होना चाहिए और समाजवादी पार्टी का चूंकि कोई भविष्य नहीं है, वो समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है और सपा के अंदर अंतरकलह है, सैफई खानदान में अंतरकलह है, वह उजागर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था, आज भी दोहरा रहा हूं। और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी जीतने वाले हैं, इसके लिए श्री अखिलेश यादव जी को मैं एडवांस में बधाई दे रहा हूं। कमाल की बात कर रहे हैं, उनका तीसरा कैंडिडेट हार रहा है, आप उनको 2 कैंडिडेट की बधाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, आप इतने अनजान ना बनिए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य ने यह सब कुछ कराया है। ये समाजवादी पार्टी का क्लियर कट आरोप है। देखिए, समाजवादी पार्टी, जब मैं कहता हूं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जब चुनाव हार जाएं तो ईवीएम को दोष दें, जब उनके पार्टी में एकता भंग हो जाए उनके अपने ही कारनामों से, तो वो हमारे देश के गृह मंत्री जी को दोष दें, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को दोष दें, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी को दोष दें, या अपनी कमियों को छिपाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जग हंसाई अपनी स्वयं कराई है। अगर उन्होंने तीसरा कैंडिडेट ना उतारा होता तो आज यह तीसरा कैंडिडेट आज जो पराजय के द्वार पर खड़ा है, सपा की फूट जो उजागर हुई है, जो उनका अंतरकलह बाहर आ गया है, ये परिस्थिति शायद नहीं आती। लेकिन आने वाले समय में भी सपा के अंदर बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो भाजपा में आना चाहती है। आज तो किन लोगों ने देश हित में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व को और ताकत देने के लिए राज्यसभा के प्रत्याशियों को मतदान किया है, वोटों की गिनती के बाद वह स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वो अंतरात्मा, देखिए आप इतने केशव जी, मैं जानता हूं आप नेता हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपको बहुत सोच के बोलना है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज हमें भी लग रहा है ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। उनका चीफ व्हिप छोड़ के चला गया है, मुख्य सचेतक पार्टी छोड़ के चला गया है, इस्तीफा दे के चला गया आज सुबह। नहीं, बहुत, हाँ मैंने भी देखा है, आपने चैनल में दिखाया कि उनके मुख्य सचेतक और कई सम्मानित विधायक, केशव जी, वो आपके कैंडिडेट को यानी बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहा है, तो आपको तो पता ही होगा ना। मैं पूछ रहा हूं कि नंबर क्या है उत्तर प्रदेश में सपा के जो विधायक जो सपा के खिलाफ जा रहे हैं, वो नंबर 8 है या 10 है? उनका सबका धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने भाजपा प्रत्याशियों को वोट दिया है, लेकिन संख्या क्या है क्या नहीं है ये तो गणना के बाद ही अमित जी स्पष्ट होगी। जो दिखाई दे रहा है हो सकता है उससे अधिक हो सकता है उससे कम हो, लेकिन किनके अंदर राम भक्ति जागी है, किनके अंदर राष्ट्र भक्ति जागी है, किनके अंदर गरीब भक्ति जागी है, किन लोगों के मन में जो सुशासन है उसका समर्थन जागा है, किन लोगों के मन में लेकिन यहाँ पर लोग खड़े हुए आरोपों की बाद में पता चलेगा। आरोपों की फेहरिस्त भी है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि मोटा पैसा दिया गया है, पूरा खेल करा गया है। रामगोपाल यादव का आरोप है उनको अपना कार्यकाल याद। देखिए, प्रोफेसर साहब को और अखिलेश यादव जी को
या शिवपाल यादव जी को, इनके पूरे परिवार को अपने समय का ध्यान आ रहा होगा जब इस प्रकार से यह काम करते थे। भाजपा सुचिता की राजनीति करती है, भाजपा सुशासन की पक्षधर है, भाजपा मजबूत लोकतंत्र की पक्षधर है, भाजपा किसी को खरीदने का काम न कभी किया है न कभी करेगी। इस प्रकार के आरोप मिथ्या हैं और ऐसे अनर्गल आरोप लगाने की जगह अपनी पार्टी संभालें, अपना परिवार संभालें और भाजपा पर आरोप न लगाएं। भाजपा लगातार पूरे प्रदेश में सत्ता में है, आगे आने वाले समय में भी जनता का हमें समर्थन मिलने वाला है। 80 की 80 लोकसभा सीटें हम 2024 में फिर जीतने अखिलेश यादव ने बोला कि तीसरा कैंडिडेट, आपने बोला कि उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी तीसरा कैंडिडेट लाने की। अखिलेश यादव ने बोला हम टेस्टिंग के लिए लेकर आए थे कि हमारे साथ कौन है, हमारे खिलाफ कौन है, पता लग गया हमारे साथ हमारे घर में कौन कौन नहीं है। ये अखिलेश जी ने बोला। जब 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 चुनाव में मतलब उनको सुनिश्चित पराजय दिखाई दे रही होगी तो इस प्रकार के बहाने खोजना अच्छा लगता है, लेकिन कोई राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में रहा हो, जिसके पास 100 से अधिक विधायक रहे हों, जिससे के पास महीने 2 महीने पहले तक सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी रही हो, राष्ट्रीय लोक दल रहा हो, जिसके पास तमाम ऐसे लोगों का सहयोग और समर्थन रहा हो जो धीरे धीरे करके उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और अपने अंदर जो गुंडागर्दी है, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो उनका अहंकार है, उसकी समीक्षा करना चाहिए और भाजपा पे आरोप लगाना बंद करना चाहिए। केशव जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, पूरे देश में राज्यसभा चुनाव है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस के 9 विधायक गायब हो गए हैं और वहां पर कई मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस उन्हें लेके चली गई है। आप देखिए, ये नई चीज है। हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, यहाँ आरोप लगा रहे हैं और जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी आरोप लगा रहे हैं। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। अगर सरकार उनकी है तो अपने ही सरकारी पार्टी के विधायकों पर कॉमन फैक्टर बीजेपी है, कॉमन आरोप बीजेपी पे ही है। अगर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है जी, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में अगर कोई विधायक अपने ही मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है, उनके खिलाफ वो राज्यसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है। हिमाचल का पूरा नीचे का मुझे कोई समाचार नहीं है जी, तो मैं यह मानता हूं कि ये कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सपा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर देश आगे बढ़ चला है और मैं मानता हूं कि वहां तो सरकार पर ही खतरा मंडरा गया है कि राज्यसभा प्रत्याशियों को वोट दिया है जी, वो विकसित भारत के लिए दिया है। जी जी, और बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप है हिमाचल के अंदर की वोट डिवीजन नहीं दिया स्पीकर ने, बल्कि मांगा गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया केशव मौर्य, मैं आपको बधाई दे दूं 8 कैंडिडेट जीतने की। अभी धन्यवाद। यहाँ इंतजार करेंगे? नहीं, आप बधाई दे सकते हैं, इसे तो हम स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि हमारे 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बधाई पेंडिंग रखता हूं। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है, समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य इस बड़े दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंपॉर्टेंट डे पे जुड़ने के लिए। मनोज यादव है। मनोज यादव, आप बार बार आपके नेता आरोप लगा रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने लालच दिया, लेकिन हिमाचल में क्या हो रहा है? कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी के विधायक ने वोट डाला है, तो फिर देखिए उप मुख्यमंत्री जी को आप बुलवा रहे थे और उनकी उत्तर प्रदेश के में यही हैसियत है कि जब उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होती है तो केशव मौर्य जी को स्टूल दिया जाता है। वो वही उप मुख्यमंत्री हैं जिनके दरवाजे पर जब उत्तर प्रदेश अब सुनिए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आमीश भाई सुनिए तो यार, इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतना ओजस्वी बोलते हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश में जब 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 दलित पिछड़े उनके दरवाजे जाते हैं तो उन पर वो लाठियां चलवाते हैं। इसीलिए उनको वहां की जनता भी, जो खुद का चुनाव हार चुके हो, जिनका विभाग तक छीन लिया गया हो, जिनके कहे एक काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न करते हो, उन बेचारे को पूरा उनका राजनीतिक विमर्श सिर्फ समाजवादी पार्टी को कोसना। बीजेपी ने यही लगाया और उनकी हालात आपको बता रहा हूं, ये पूरा देश सुन रहा। उनकी हालात बीजेपी में वही होगी जो उमा भारती और विनय कटियार की हुई। क्योंकि बीजेपी जो है
वो दलित पिछड़ा बहुजन विरोधी है। जी। वो सिर्फ दलित पिछड़ा और बहुजन से उतना देर तक सिंपैथी रखती है जब तक उनको वोट लेना है। जैसे शहजाद भाई हैं, शहजाद भाई को कभी कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली है। ये अपने ये सवाल नहीं कर सकते। अब बहुत हो गया, आप टिप्पणी करने का मौका दीजिए, अब बहुत हो गया। को नागरिकों नहीं, बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, सीआरपीएफ ने और हरियाणा पुलिस ने 5-6 विधायकों को अगवा कर लिया है। उनके परिवार भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। पंचकुला के गेस्ट हाउस में लेके जाया गया है, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लेके जाया गया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्या सुक्खू सरकार पे खतरा मंडरा चुका है? यह बहुत बड़ी खबर है। 6 विधायक पंचकुला पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पे बहुत बड़ा खतरा। 3 विधायक भी पहुंचे हैं। कुल मिलाकर 9 विधायक इस समय बीजेपी के खेमे के साथ चले गए हैं। जो खबर आ रही है यह अपने आप में घटनाक्रम बहुत बहुत बड़ा है। शहजाद पूनावाला, क्या हिमाचल की सरकार, जैसा आपके लोकल नेता वहां कह रहे हैं, अपना मैंडेट खो चुकी है फ्लोर ऑफ द हाउस पे? अमीश जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आज जब एक फाइनेंस बिल आया और फाइनेंस बिल पर वोटिंग केवल और केवल वॉइस से नहीं होती है, डिवीजन होता है, तो डिवीजन मांगने पर ये भाग गए। इसका मतलब प्रियंका वाड्रा ने खेल कर दिया है। प्रियंका वाड्रा ने खेल कर दिया। पर अमीश जी, 2-3 बातों की टिप्पणी क्योंकि पहले रह गई थी। पहले तो जो व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वो अपने बाप का नहीं हुआ, वो कम से कम केशव प्रसाद मौर्य पर ना बोले। ये मेरी टिप्पणी नहीं है। विवेक जी, किसी नहीं, अमीश जी आपकी, अमीश जी बिना टोका टाकी करे मेरी टिप्पणी प्लीज आने दीजिए। मैंने लगातार सुना है, मेरे पार्टी के नेता के बारे में बोला गया। अमीश जी ये तरीका नहीं है। अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। अमीश जी, ये तरीका नहीं है। अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। अमीश जी, ये तरीका कतई नहीं हो सकता कि मैं उनकी सारी बातें सुनूं और मेरी बातों में टोका टाकी लगातार हो। ये नहीं तरीका है बॉस। प्लीज अमीश जी, प्लीज बोलिए। अमीश जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए और बिना टोका टाकी के होगी। किसने बोला था कि तुम अपने बाप के नहीं हुए? ये अमीश देवगन, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बोला। अपने चाचा को कौन सी स्टूल पे बिठाए थे बस में, और यह बात करते केशव प्रसाद मौर्य के बारे में, क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से आते हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, पीडीए की तो धजिया सलीम शेरवानी ने उड़ा दी, पीडीए की धजिया पल्लवी पटेल ने उड़ा दी, पीडीए की धजिया मौर्य जी ने उड़ा दी, प्रजापति जी ने उड़ा दी। आज कौन से पीडीए की बात करते हो भाई? और जहां तक राजेश गुप्ता जी की बात है, मेरी चिंता मत करो राजेश जी। आप ये चिंता करो कि आप मंत्री बन गए तो तिहाड़ में नजर आओगे। राजेश जी, आपके तो सारे मंत्री तिहाड़ में ही नजर आ रहे हैं। और आपने क्या कस्में खाई थी? आपने कस्में खाई थी ना कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। और पंजाब में एक थी कांग्रेस, और दिल्ली में कांग्रेस के लिए दरी बिछा रहे हैं, और आप दूसरों को बता रहे हैं। मान्यवर, एक अगर आप में इतनी सी भी रत्ती पर ईमानदारी हो तो लालू प्रसाद यादव पर स्टैंड बताइए। सवाल गोल कर दिए। और महिलाओं की चिंता जवाब ले लेते हैं। मनोज कुछ कहना चाहते हैं, मनोज कुछ कहना चाहते हैं, राजेश गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं। मालीवाल कब जाएगी? मनोज यादव देखिए, 40 सेकंड टाइम लिमिट है, 40 सेकंड पर ऑडियो डाउन होगा। आमीश भाई, जो लोग इतने गिरे हो कि अपने वर्ग की बात नहीं कर सकते हैं, वो ये क्या कह रहे हैं? श्रद्धेय नेताजी को देश की सरकार ने देश का सर्वोच्च द्वितीय पुरस्कार दिया है, नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से विभूषित है। सर्वोच्च नेताजी पर देश के प्रधानमंत्री ने 20 माइक किसने छीना था? नेताजी भरी सभा में माइक किसने छीना? किसानों के नायक थे श्रद्धेय नेताजी। आप क्या बात कर रहे हो? आप जैसे अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हो, धुआं हो जाओगे। आपके बारे में बात कर रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी को तो हमने पद्म अवार्ड दिया, आपके टीपू ने माइक छीन लिया। टीपू ने माइक छीना, हमने अवार्ड दिया। जिसके लोग गोविंदा टीपू ने माइक छीना। वीडियो दिखाऊं क्या आपको वीडियो दिखाऊं? और शिवपाल जी ने बोला है, समाजवादी के नेताओं ने बोला है कि टीपू अपने पिता का नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा? तुम जितना चिल्लाओ, तुम्हें बीजेपी एक दिन मनोज जी देखिए, दूध में पड़े मनोज जी, अगर मर्यादा की दायरे में रहकर बात करना तो करिए। आपने केशव जी के बारे में जो विषय उठाया, इसीलिए मुझे आपको जवाब देना पड़ा। पर्सनल कमेंट नहीं मनोज यादव, पर्सनल कमेंट नहीं। मेरा निवेदन है कि हम क्यों किसी के लिए पर्सनल हो, अपनी बात को रखें। अपनी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसलिए मेरा निवेदन है एक एक करके। राजेश गुप्ता, आप अपनी बात को रखिए। राजेश गुप्ता, इनका चरित्र ही यही है, इनकी पार्टी का देखो चरित्र शहजाद, है। ये तो ऐश्वर्या राय को किसी के बीच में नहीं बोला करते। शहजाद होल्ड डाउन। शहजाद, अब राजेश गुप्ता आपके बीच में नहीं बोले, अब राजेश जी को मौका दीजिए 40 सेकंड का। राजेश जी, आपका वक्त है, प्लीज मेक योर पॉइंट। राजेश गुप्ता, इतने बड़े लंपट हो मुझे। शहजाद, 1 सेकंड। मनोज यादव, गांव में कौन लंपट है कौन नहीं है वो चर्चा का विषय नहीं है अभी। बोलिए आप राजेश गुप्ता। शहजाद, हमारे गांव में कहावत है कि कसाई के कहने से पंडित की बच्चियां नहीं मरा करती।
तो अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे जेल जरूर होगी और होनी चाहिए। लेकिन यार ये क्या मतलब हुआ कि आप मंत्री बन जाओगे तो जेल में जाओगे? ये कहो कि तुम गलत करोगे तो जेल में जाओगे। तुम तो मुझे धमकी दे रहे हो भाई कि मंत्री ना बनो, सांसद ना बनो। मैंने तो तुम्हारी, सुनो एक मिनट रुक जाओ, बीच में नहीं बोलते, गंदी बात। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए भला सोचा, तुमने मेरे लिए बुरा सोचा है? क्यों? एक सुनो मेरे भाई सुनो, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा ना, क्योंकि मैं देश के लिए, देशवासियों के लिए, सबके लिए अच्छा सोचता हूं। मैंने भी अच्छा सोचा, सिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। शहजाद तुम तो कह रहे हो तुम जेल जाओगे। मेरे माँ बाप ने सिखाया जेल जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन तुमने कहा तुम मंत्री बनोगे तो जेल जाओगे। ये तो धमकी है मेरे भाई, धमकी मत दो मुझे। आप लोग के यहाँ मंत्री जेल में ही जाते हैं। शहजाद मेरी विधानसभा में आओ, ऐसी है भाई। शहजाद मेरी विधानसभा में आओ, लोगों के बीच में घूमो, लोगों से बात करो, इतने पर्सनल मत हो जाओ यार। अच्छा। इतने पर्सनल नहीं हो जाते कि व्यक्तिगत चीजों को ऐसे करने लग जाते हैं। पार्टी को समझो। अभी तुम अच्छा, लालू पे स्टैंड बताओ राजेश जी। इतने बड़े बोल मत बोलो। संदेश खाली पर स्टैंड बताओ। इतने बड़े बोल मत बोलो। नहीं लालू जी पर ऑलरेडी बहुत चीजें, अगर मुझे जेल भेजना हो तो ऑलरेडी बहुत चीजों पे मेरे साइन होते हैं। क्यों? बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों के अपहरण का आरोप लगाया गया है और हरियाणा पुलिस ने 5-6 विधायकों को ले गई है। यानी उत्तर भारत में कांग्रेस की एक सरकार बची है, उस पर यह बड़ा खतरा है। विवेक श्रीवास्तव रिएक्शन। देखिए, मैं पहली चीज तो ये बोलूंगा कि मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं शहजाद से जब पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है, तो उस पर कम क्लीन होने के बजाय कभी प्रियंका वाड्रा पे चले जाएंगे, कभी समाजवादी पार्टी की कोई बुराइयां गिनाने लगेंगे, कभी अरविंद केजरीवाल को क्वेश्चन करने लगेंगे। आप प्रवक्ता हैं। लेकिन विवेक, अगर कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पा रही है, विवेक अगर कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पा रही है, तो ये बहुत बड़ा डिबैकल नहीं है कांग्रेस लीडरशिप का? 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। You also answer this question. तोड़ा फोड़ी करना क्या दिखा रहा है अमीश भाई? और कर्नाटक में क्या हुआ? क्लियर बोल रहा हूं आपसे, तोड़ा फाड़ी क्या दिखा रहा है? बिल्कुल गलत हुआ जो हुआ, नहीं होनी चाहिए क्रॉस वोटिंग। पार्टी ने आपको तो वोट ले लिया विधायक, आप उसमें रहिए, वो गलत है। लेकिन वक्त एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी कर रही है आपका इंतजार। देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज। आप देख रहे हैं टक्कर CNBC आवाज पे। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सत्य और तथ्य में बात होगी। सियासत के हर दौर में आपने एक नारा जरूर सुना होगा और वो नारा है गरीबी हटाओ। सबसे पहले पंडित नेहरू का ने यह कहा था कि मैं गरीबी हटाऊंगा। इसके बाद इंदिरा जी यानी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक के दौर में, सोनिया गांधी के भी दौर में गरीबी हटाओ का नारा बुलंद किया गया। हालांकि देश से ना गरीबी खत्म हुई, ना ही गरीबी के हालात बदले। इसके बाद साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी का शासन आया, यानी नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, तो विपक्ष ने लगातार इसे सूट वूट वाली सरकार कहा और सिर्फ अमीरों के लिए काम करने का एक गंभीर आरोप भी लगाया। लेकिन सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी सरकार चुपचाप अपने मिशन में जुटी रही और सरकार के इस परिश्रम का परिणाम यानी रिजल्ट एक रिपोर्ट में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च की एक रिपोर्ट में सामने आया है। उसके मुताबिक साल 2014 के बाद मिडिल क्लास की हालत बेहतर हो रही है। इतना ही नहीं, देश में अमीरों और गरीबों के बीच का फासला कम हो रहा है, जो अच्छी बात है, क्योंकि भारत में गरीबी दर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। साल 2022-2023 में भारत की गरीबी दर घटकर 4.5% से कम होकर से 5% सिर्फ रह गई है। इस दौरान ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी दोनों में ही गिरावट दर्ज हुई है। साल 2011-12 से तुलना करें तो गांवों में गरीबी दर 25.07% दर्ज हुई थी, जो अब 7.2% है। इस अवधि में शहरी गरीबी 13.7% थी, जो पिछले साल घटकर 4.6% पर आ गई है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि गरीबी दर घटने के पीछे केंद्र सरकार की योजनाएं और इसकी सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन है। सबसे बड़ी बात यही है। डीबीटी ट्रांसफर, गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों की आय बढ़ाने जैसी कोशिशों से गांव में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल में काफी सुधार आया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, जो दावा किया गया है, कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश
और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जिन्हें पिछड़ा समझा जाता था, उनके इकोसिस्टम में भी तेजी से सुधार आ रहा है, जो अच्छी बात है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। आज ब्रेकिंग न्यूज का दिन था, तो टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। नमस्कार व्यूअर्स, शुभ रात्रि, गुड नाइट।